पहले क्वेश्चन एक बार ब्रीफली समझ लो और उसके बाद हम लोग इसका क्विकली सोल्यूशन देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये दे रखा है कि पॉलिसी अमाउंट कितना है, डेट ऑफ फायर, मेन चीजों पे ध्यान दो। पहला हो गया 25 अगस्त को फायर रिकॉर्ड हो रही है 2016 को, वॉज इन स्टॉक वॉज इंश्योर्ड फॉर 52,000, ये हो गया पॉलिसी अमाउंट। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च 2016 के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो हम जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो अप टू द डेट ऑफ फायर बनाते हैं। और कहाँ से? 1 अप्रैल 2016 से। तो 1 अप्रैल 2016 से 25 अगस्त 2016 तक का मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है। उसको हम शुरू करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। तो जो 31 मार्च 2016 का क्लोजिंग स्टॉक है वही 1 अप्रैल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो यानी जो ये पहला पॉइंट दे रखा है स्टॉक 50,000 का, ये मेमोरेंडम का ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, फिर आपको क्रेडिटर्स दे रखा है। नॉर्मली और क्वेश्चंस में क्रेडिटर्स नहीं गिवन है, यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं 31 मार्च 2016 का। ठीक है, फिर आगे आपको दे रखा है कि सेल्स दे रखी है आपको इसी पीरियड की। ठीक है, अप टू द डेट ऑफ फायर, अप टू द डेट ऑफ फायर हमें सेल्स दे रखी है जो हमें मेमोरेंडम में यूज करना होती है। अप टू द डेट ऑफ फायर हम लेते हैं। ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स दे रखा है अप टू द डेट ऑफ फायर, और क्रेडिटर्स एज ऑन 25 अगस्त 2016 दे रखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिसिंग हमारा जो है वो परचेजेस है। राइट, हमें जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं उस पीरियड का हमें सेल्स चाहिए है, परचेजेस चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, फिर जीपी हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर देते हैं रेट से सेल्स पर। ठीक है, और हम बैलेंस करके क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। तो यहाँ पे जो मिसिंग है वो क्या मिसिंग है? मिसिंग है परचेजेस। तो जब कभी परचेजेस मिसिंग है और आपको क्रेडिटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उस केस में आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट परचेजेस। ठीक है, इतना क्लियर है? इसके बाद आपको नीचे दे रखा है अ फिजिकल चेक ऑफ स्टॉक आफ्टर फायर शोड दैट आइटम्स अनडैमेज बाय 28,000। ठीक है, तो अनडैमेज आइटम कितने हैं? 28,000 के, यानी ये सैल्वेज वैल्यू हो गई कि ये आइटम आपका इतने स्टॉक आपका डैमेज नहीं हुआ। तो दैट मीन्स दिस इज व्हाट? दिस इज सैल्वेज वैल्यू, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में यूज करते हैं। फिर आपको नॉर्मल रेट ऑफ जीपी दे रखा है 25%। ठीक है, ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। राइट, और उसके बाद एक पॉइंट और दे रखा है कि स्टॉक जो 31 मार्च का है उसमें एक आइटम इंक्लूडेड है डिसकंटिन्यूइंग लाइन का, जिसकी वैल्यू है 15,200। मतलब ये डिसकंटिन्यूइंग लाइंस का मतलब इस पे नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये सेल होगा कम पर। ठीक है, तो ऐसे आइटम्स को हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग में नहीं कंसिडर करते हैं, और हम इनको अलग से कंसिडर करते हैं। अगर इसमें से कुछ स्टॉक बचा होता है ऑन द डेट ऑफ फायर तो हम वो अलग से इंक्लूड करते हैं। मगर जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो हम नॉर्मल गुड्स का बनाते हैं, क्योंकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हम नॉर्मल जीपी रेट कंसिडर कर रहे हैं ऑन सेल्स। लेकिन अगर सेल्स में कोई ऐसी सेल्स इंक्लूडेड है जो कि जिसपे नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं मिला है तो हमें वो सेल्स माइनस करना होगी। तो ऐसे आइटम जिन पे नॉर्मल सेल्स नहीं हो रही है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इनको हम बोलते हैं एब नॉर्मल गुड्स। ठीक है, और इसका रीजन हो सकता है कि गुड्स डैमेज हुए हैं इसलिए अब नॉर्मल नेचर के हम मान रहे हैं उनको, या फिर आउट ऑफ फैशन हो गए, जैसे इस केस में कहा गया डिसकंटिन्यूइंग लाइंस का है। तो उस केस में हमें ऐसे आइटम जहां जहां इंक्लूडेड होंगे वहां से उनको हटाना होगा। राइट, तो देखो या तो ये परचेजेस में इंक्लूडेड होगा और या ओपनिंग स्टॉक में होगा, उन दोनों में से किसी एक में इंक्लूडेड होगा, वहां से हटाया जाएगा। अगर यही आइटम सेल हो रहा है तो सेल्स में इंक्लूडेड होगा, अगर सेल नहीं हो रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक में होगा। तो आपको नॉर्मली दो जगह से इसको हटाना होगा, या तो आपको ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में से कहीं एक से जहां पे इंक्लूडेड होगा वहां से हटाना होगा, और जिस वैल्यू पे इंक्लूडेड होगा उस वैल्यू से हटाना है। और अदर अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो सेल्स से या तो हमें इसको लेस करना होगा अगर सेल्स में इंक्लूडेड है इसकी सेल्स वैल्यू एबनॉर्मल आइटम की, और अगर सेल नहीं हो रही है तो फिर ये क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपका एबनॉर्मल आइटम का है जिसको हमें कंसिडर करना है। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें परचेजेस चाहिए जो मिसिंग है। तो परचेजेस के लिए हम लोग बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, ये देखो क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट जो हम बनाएंगे वो अप टू द डेट ऑफ फायर बनाएंगे, 1 अप्रैल 2016 से लेके 25 अगस्त 2016। ठीक है, बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेके डेट ऑफ फायर तक का हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर क्रेडिटर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है सारी। क्रेडिटर से रिलेटेड क्या क्या दे रखा है? ये दे रखा है आपको ओपनिंग, ये जो 31 मार्च 2016 को क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है यही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल को।
ठीक है, 1 अप्रैल को क्रेडिटर का बैलेंस क्या हो जाएगा, 14,000 ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको जो जो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहाँ जाता है, जो हम क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं, थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हो ये चीज, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो होती है। और क्रेडिटर अकाउंट जो हम शुरू करते हैं ये किससे करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो बाई बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी होगा यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी हम लेंगे, वो कितना हो जाएगा 14,000। ठीक है, ये गिवन है आपको, जो 31 मार्च 2016 का क्लोजिंग बैलेंस है वही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2016 को। तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर पहले बाई बैलेंस बीडी 14,000। ठीक है, परचेजेस गिवन नहीं है, परचेजेस हमें निकालना है। ठीक है, क्रेडिटर्स को पेमेंट अगर होता है तो उसकी क्या एंट्री होती है, कौन बताएगा। क्रेडिटर्स को अगर पेमेंट हो रहा है तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी, बस वही किया यहाँ पर। टू बैंक 3 लाख, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि कितना पेमेंट इस पीरियड में क्रेडिटर को किया जा रहा है, 3 लाख का किया जा रहा है, वो ले लिया। और क्या दिया है क्वेश्चन में, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, यानी अब जो डेट ऑफ फायर है उस दिन क्रेडिटर का क्या बैलेंस है, तो अगर हम इतने पीरियड का बना रहे हैं तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हम ले लेंगे। ठीक है, फिर क्रेडिटर अकाउंट को जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर बाई साइड में आ जाएगी, तो बाई परचेजेस, ये चीज मिसिंग थी। नॉर्मली जो हम परचेजेस अगर क्रेडिट परचेज करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है, परचेजेस जब करते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, और जिससे अगर क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो जिससे खरीद रहे हैं वो डेबिट, वो क्रेडिट होता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। तो यहाँ पे 2 क्रेडिटर्स हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 क्रेडिटर्स, तो बाई क्रेडिटर्स के अकाउंट में बाई साइड में आएगा बाई परचेजेस। ठीक है, इससे ज्यादा आपको और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है क्रेडिटर अकाउंट से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर डिस्काउंट रिसीव दिया होता तो 2 साइड में आता, 2 डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। अगर परचेज रिटर्न होता तो उस केस में सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री हो जाएगी। तो परचेज रिटर्न होता तो किधर जाता, 2 साइड में। तो अगर इसी पीरियड का आपको ये दोनों भी दिया होता तो हम ये भी लेते हैं, ये इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन मैक्सिमम इतनी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझ लिए कि यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन और बन सकता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर से रिलेटेड दी है और आपको परचेजेस फाइंड करना है जो आपके मेमोरेंडम पीरियड की हैं। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए आ सकता है, राइट। ये क्लियर है, तो इससे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट बना के क्या निकालेंगे, परचेजेस निकालेंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल गुड्स का, सिर्फ नॉर्मल गुड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है कि एक आइटम डिसकंटिन्यूड लाइंस का है जो 15,200 का है, और जब क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2016 को किया जा रहा था वैल्यू, तो उसमें ये इंक्लूडेड था। तो हमें नॉर्मल गुड्स का अगर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो जहां जहां एब नॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है वहां से उसको हटाना होगा। तो हम ओपनिंग स्टॉक से ये माइनस कर देंगे, 50,000 माइनस 15,200 जो कि इसमें इंक्लूडेड था। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है वो कितना हो जाएगा, 34,800। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में ये गिवन है, ये देखो जो एब नॉर्मल आइटम है उससे रिलेटेड ये बोला गया है कि फिर से इसको ध्यान से समझो, द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 इंक्लूडेड एन आइटम ऑफ डिसकंटिन्यूड लाइंस टोटलिंग 15,200। ठीक है, तो 15,200 का एक आइटम है जो कि इंक्लूडेड है, राइट, इसमें ऑफ 31 मार्च 2016 के स्टॉक में, यही आपका 1 अप्रैल 2016 को स्टॉक हो जाएगा। इसको कह रहे हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ में बिक रहा है, यानी कि जो मेमोरेंडम वाला पीरियड है इसी में अगले 2 महीने में ये पूरा आइटम सेल हो रहा है। और किस वैल्यू पे सेल हो रहा है, तो सेल हो रहा है एट कॉस्ट, यानी 15,200 का ही सेल हो रहा है। तो जितने का सेल हो रहा है वो सेल से हम माइनस कर देंगे, उसको कहाँ से माइनस करेंगे, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स। ठीक है, तो इसीलिए जो ये आपकी मेमोरेंडम के पीरियड की सेल्स दे रखी है 3,55,200, इसमें से हम डिसकंटिन्यूड आइटम की सेल्स माइनस कर देंगे, क्योंकि इस पे नॉर्मल जीपी रेट नहीं मिल रहा है तो हमें ये वाली सेल यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें से हमने डिसकंटिन्यूड आइटम की सेल माइनस कर दी, तो 3,40,000 की जो सेल है वो नॉर्मल गुड्स की सेल हो गई। ठीक है, अब हम
3,40,000 पे जीपी निकाल लेंगे। जीपी रेट आपको गिवन है क्वेश्चन में, जीपी रेट आपको 25% गिवन है, लेकिन ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है। ऑन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन होगा तो उस केस में जीपी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट परसेंट। ठीक है, अगर ऑन सेल होता है या सिर्फ रेट मेंशन होता है तो हम मानते हैं सेल पर है, तो उसमें हम सीधे निकाल देते हैं 25/100 करके। लेकिन अगर कॉस्ट पे दे रखा हो जीपी रेट या कॉस्ट ऑफ सेल्स पे दे रखा है तो हमारा हो जाएगा सेल्स इनटू जीपी रेट अपॉन 100 प्लस जीपी रेट परसेंट। तो इसको करेंगे तो 25/125 हो जाएगा। तो 3,40,000 इंटू 25/125 आपका आ जाएगा 68,000। तो यहाँ पे हमने जीपी ले लिया 68,000। ठीक है, अब हमारा क्लोजिंग, जब हम इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 56,000। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल गुड्स का 56,000 हो गया। एब नॉर्मल गुड कोई बचा नहीं है बिकॉज पूरा ही सेल हो गया है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे सेल्स माइनस कर दिया है तो ये दिस इज ऑलरेडी सोल्ड, मतलब इसका स्टॉक नहीं रहा होगा ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, तो 56,000 जो पूरा स्टॉक बच रहा है दिस इज रिलेटेड टू नॉर्मल गुड्स। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो बनाएंगे तो उसमें हम ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स 56,000 हो गया। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एब नॉर्मल गुड्स कुछ नहीं बचा है। ठीक है, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारी आती है टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, 56,000 ही है ये। सैल्वेज वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 28,000 है, ये माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल लॉस। एक्चुअल दिस माइनस दिस इज 28,000। ठीक है, तो एक्चुअल लॉस 28,000 आ गया। पॉलिसी अमाउंट गिवन था तो उसके बाद नेट क्लेम निकाल लिया। नेट क्लेम क्या हो जाएगा, 52,000 आपको पॉलिसी अमाउंट दे रखा है इनटू एक्चुअल लॉस अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर एक्चुअल लॉस इज 28,000 और नीचे हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 56,000। तो 26,000 आपका आ गया नेट क्लेम। ठीक है, तो अब अगर परचेजेस नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो इन दैट केस यू हैव टू प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी होगी। ठीक है, एक और चीज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर क्लास ओवर करेंगे कि अगर सेल्स नहीं दिया होगा, जैसे इस केस में परचेजेस नहीं दिया था वैसे ही सेल्स भी हो सकता है मिसिंग हो, तो अगर सेल्स मिसिंग होगी तो आपको डेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ठीक है, और डेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसका प्रोफॉर्मा हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू कैन डू इट। ठीक है, अब डेटर को जो हम शुरू करते हैं वो हम ओपनिंग बैलेंस से करेंगे और उसका डेबिट बैलेंस होता है तो इसलिए टू साइड पे हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, डेटर अकाउंट अगर यहाँ पे हम इंश्योरेंस क्लेम में बना रहे हैं तो पर्पस उसका है सेल्स फाइंड करना, तो सेल्स मिसिंग होगी आपको गिवन नहीं होगी, ये निकलेगी बाद में बैलेंसिंग फिगर। बाई साइड में क्या क्या हो जाएगा, अगर डेटर से पैसा मिल रहा है तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाई बैंक हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है डेटर्स को तो उसके लिए बाई डिस्काउंट हो जाएगा। बैड डेट्स हो रही हैं तो बाई बैड डेट्स। सेल्स रिटर्न अगर हो रही हैं तो सेल्स रिटर्न बाई सेल्स रिटर्न। अगर ये सब गिवन होगा तो ये सब मेंशन करके, और क्लोजिंग बैलेंस आपको जरूर दे रखा होगा, अगर सेल्स मिसिंग है तो आपको क्लोजिंग बैलेंस डेटर का गिवन होगा, तो बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, ये सब लिखने के बाद हमारा आ जाएगा सेल्स, टू सेल्स जो भी सेल्स वैल्यू है। ठीक है, और ये सेल्स फिर हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिडर करेंगे। राइट, तो डेटर अकाउंट हमें ट्रेडिंग अकाउंट के पीरियड से रिलेटेड भी बनाना पड़ सकता है या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के पीरियड से रिलेटेड भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये प्रोफार्मा हो जाएगा डेटर अकाउंट का। क्लियर है? तो अब आपका जो डिस्कशन वाला पार्ट है उसमें जो आपका लॉस ऑफ स्टॉक से रिलेटेड जितने पॉइंट थे, आपको किन किन पॉइंट पे ध्यान रखना है, एबनॉर्मल आइटम वाले क्वेश्चंस देखने हैं उस पर ध्यान रखना है, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन वाला केस है उस पर ध्यान देना है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें 1 साल से ज्यादा का आपको ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उस केस में आपको नंबर ऑफ ईयर्स के ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेंगे टू फाइंड आउट द ट्रेंड। या जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स दे रखा था जिसका सोल्यूशन हमने ग्रुप में भी पोस्ट किया था, तो वहां पे आपको पूरा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, सीधे जीपी रेट निकालना है। तो अगर कई ईयर के फिगर्स आपको दे रखे हैं तो उस केस में हम नंबर ऑफ ईयर्स का जीपी रेट निकालते हैं, उसमें ट्रेंड फाइंड करते हैं और उसके बेसिस पे हम एडजस्टेड जीपी रेट निकालते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में के पीरियड पे अप्लाई करने के लिए।
ठीक है। तो एक आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर्स का दे रखा है, सेल्स और जीपी रेट, या आपको ट्रेडिंग बनाना पड़ सकता है नंबर ऑफ ईयर्स का। इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आई थिंक, और आई हैव टोल्ड यू टू गो थ्रू दैट। ठीक है, तो उसको देखना। फिर आपके एबनॉर्मल आइटम से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप देखेंगे। अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन वाला पॉइंट है, ठीक है, वो देखेंगे। एक और पॉइंट है कि जहाँ पे प्राइजेस बढ़ रहे हैं, सेल्स प्राइस बढ़ रहा है या कॉस्ट प्राइस बढ़ रहा है, वो क्वेश्चन है। तो ये इतने पॉइंट्स हैं जो आपके लॉस ऑफ स्टॉक से रिलेटेड अलग अलग हैं, आपको अलग अलग क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो आप इलस्ट्रेशंस को गो थ्रू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस, एज आई टोल्ड यू कि बहुत डिटेल में नहीं करना है। एक क्वेश्चन आपका ब्रांच से रिलेटेड है, वो हम बता देंगे, उसको भी नहीं करोगे, जब हम लोग ब्रांच डिस्कस कर लेंगे उसके बाद उसको कभी टेकअप कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें आपके और चीजें भी हैं कि जिसमें आपका लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ प्रॉफिट के अलावा आपका प्लांट मशीनरी असेट्स उनके बारे में दे रखा है। तो क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, उनको हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका जो लॉस ऑफ स्टॉक वाला पार्ट है वो आपका हो गया है, डिस्कशन वाला पार्ट हो गया है। मतलब आप क्वेश्चन करते रहिए और अपने प्रॉब्लम्स पूछते रहिए। जो क्वेश्चंस हमने आपको बताए थे पहले, और भी एक दो क्वेश्चंस बता देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, राइट। मैम आई थिंक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैम लेंगी, उन्होंने कुछ टाइम बताया है किस टाइम पे लेंगी? नो मैम, कोई टाइम नहीं बताया। अच्छा, तो मैम बताएंगी, मैम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगी, ठीक है। हम लोगों को ऐसे इसलिए करना पड़ रहा है कि टाइम कम है, राइट। तो अब आपको इससे यस रिलेटेड आप मैम। क्वेश्चंस आज कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका नया टॉपिक जितना हमने आज बताया है, मतलब आपका एबनॉर्मल वाला जो पॉइंट है वो, ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन वाले जो क्वेश्चंस है वो, तो ये सब आज देख लेना। अपनी प्रॉब्लम्स आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में भी पूछते रह सकते हो, लेकिन एक नया टॉपिक भी साथ में टेकअप करना है, लेके चलना है आपको, क्योंकि मैम कुछ नया स्टार्ट करेंगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी हमें, मैम। हाँ बताओ। मैम प्रतिभा मैम से मैंने बोला था कि मतलब जैसे एमसीक्यू, अब एमसीक्यूज आएंगे क्वेश्चंस हम्म। में, तो मैंने उनसे बोला था कि मैम ऐसी कोई बुक आती है, तो उन्होंने बोला लाइब्रेरी में देख के बताएंगे। बेटा बुक तो नहीं है तो मैम अभी, क्या आप लेकिन क्वेश्चंस नहीं है? हम जैसे नहीं, अभी तो नहीं है, बिकॉज इससे रिलेटेड कभी इस तरह का आया नहीं है।